नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे हिंदी की शिक्षण विधियां और ये रहेगी हमारी क्लास नंबर 3 दोस्तों क्लास नंबर 2 के अंदर हमने देखी थी प्रायोजना विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, खेल विधि और रचना अनुवाद विधि। आज हम आगे देखेंगे दोस्तों प्रत्यक्ष विधि है, व्यास विधि है, सैनिक विधि है या फिर व्याख्या विधि है, या हम बात कर सकते हैं दल शिक्षण विधि की। जो इंपॉर्टेंट विधियां हैं वो सभी आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों, इसलिए आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। दूसरी बात दोस्तों, अभी तक अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हिंदी शिक्षण विधियों के हैं वो नहीं देखे हैं तो हिंदी शिक्षण विधियों के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। और ये तीसरा वीडियो है जो आपके सामने आज मैं रखूंगा। एक बार सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अंत तक एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से आपको यहां पर समझ में आएंगे। आप अपने नोट्स भी है वो आसानी से तैयार कर पाएंगे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो में। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले आप समझिए कि प्रत्यक्ष विधि होती क्या है। जब आपको यह समझ में आ जाएगा तो इससे संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। दोस्तों देखिए, अनुवाद पद्धति के दोषों को देखकर पश्चिमी देशों में प्रत्यक्ष पद्धति का सूत्रपात हुआ। पहला क्वेश्चन बनता है यहां पे कि प्रत्यक्ष जो पद्धति है या प्रत्यक्ष जो विधि है इसका जो सूत्रपात हुआ वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जो रचना अनुवाद विधि है उसके जो दोष है उनके निराकरण के लिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्रपात हुआ था। वहां के अनुकरण पर भारत में भी इसी शताब्दी के प्रथम दशक में प्रत्यक्ष पद्धति अपनाई गई। इस शताब्दी जो चल रही है, इस शताब्दी के प्रथम दशक के अंदर भारत में भी जो प्रत्यक्ष विधि है वो अपनाई गई। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आता है, मद्रास में मेट्स को इस विधि को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि को भारत में सबसे पहले किसने अपनाया? मेट्स ने। कहां के थे? मद्रास के थे। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट चीज है, यह आपको याद रखनी है। इस विधि में वार्तालाप, मौखिक कार्य एवं बोलने के अभ्यास पर बल दिया जाता है। कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। किस पर? वार्तालाप, मौखिक कार्य और बोलने के अभ्यास पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। इस पद्धति में द्वितीय भाषा को स्वतंत्र एवं पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे? कौन सी विधि में द्वितीय भाषा को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता है? कौन सी विधि में द्वितीय भाषा को पृथक रूप से पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है? दो क्वेश्चन बनते हैं, आपका उत्तर एक ही रहेगा, प्रत्यक्ष विधि के अंदर। दोस्तों आगे चलते हैं। इस पद्धति में मातृभाषा के प्रयोग को सीमित कर दिया जाता है। यह याद रखना है दोस्तों, यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी विधि में मातृभाषा के प्रयोग को सीमित कर दिया जाता है? और संपूर्ण वाक्य को इकाई माना जाता है। जो भी जितना भी बड़ा वाक्य है उसको एक इकाई मानकर प्रत्यक्ष विधि में समझाया जाता है। सीमित शब्द ज्ञान का प्रयोग करके शब्दावली को नियंत्रित कर दिया जाता है। यह याद रखना है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि के अंदर जो शब्दावली है वो सीमित होती है, विस्तृत नहीं होती है। दोस्तों प्रत्यक्ष विधि में द्वितीय भाषा के अध्ययन के समय अन्य भाषा या द्वितीय भाषा में ही आदेश निर्देश दिया जाता है। उसी भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। दोस्तों क्या कहती है प्रत्यक्ष विधि? प्रत्यक्ष विधि के अंदर जो द्वितीय भाषा का अध्ययन करवाया जाता है तब द्वितीय भाषा में या फिर किसी अन्य भाषा में ही आदेश या निर्देश और विचारों की अभिव्यक्ति करवाई जाती है। कौन सी विधि के अंदर? प्रत्यक्ष विधि के अंदर। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। किंतु इस विधि में सीमित शब्दावली का ही ज्ञान दिया जा सकता है। यह चीज मैंने पहले ही बोला है, यह याद रखना है। कौन सी विधि के अंदर सीमित शब्दावली का ही ज्ञान दिया जाता है? दोस्तों प्रत्यक्ष विधि के अंदर अगर हम देखते हैं तो अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनकी प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं हो सकती है। जो प्रत्यक्ष विधि है इसकी शब्दावली सीमित है, इस वजह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या प्रत्यक्ष विधि में नहीं हो पाती है। जैसे समझे यहां पे तो
भाववाचक संख्या, शब्द सौंदर्य, न्याय, लज्जा, शोक, श्रद्धा आदि शब्दों को प्रत्यक्ष विधि से समझना कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि की शब्दावली है वो क्या होती है, सीमित होती है, छोटी होती है। इस वजह से दोस्तों, तथा सुनने और बोलने पर अधिक बल होने से वाचन और लेखन गौण हो जाते हैं। सुनने और बोलने पर इसमें क्या दिया जाता है, अधिक बल दिया जाता है, जिसकी वजह से वाचन और लेखन भी कम ही विकसित हो पाते हैं दोस्तों। तो यह थी हमारी प्रत्यक्ष विधि। 3 क्वेश्चन जो मैंने बता दिए हैं, याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट विधि की ओर दोस्तों। नेक्स्ट विधि है हमारी व्यास विधि। मित्रों, आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो साथ में इसके बाद एक बार फिर शुरू कीजिए वीडियो को और अपनी नोटबुक में ये चीजें लिख लीजिएगा। बहुत आसानी होगी एग्जाम के समय में। शॉर्ट के अंदर आपको पूरी शिक्षण विधियां मैं करवाऊंगा, बस आप लिखते जाइएगा दोस्तों। देखते हैं व्यास विधि। यह कविता शिक्षण की विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। व्यास विधि कविता शिक्षण की विधि, यह कविता शिक्षण की विधि है और उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है दोस्तों। इसमें कथा वाचन की भांति विभिन्न प्रसंग, संदर्भ तथा उदाहरण देते हुए शिक्षक व्याख्या करता है। याद रखना, व्यास विधि में क्या किया जाता है, प्रसंग, संदर्भ और उदाहरण देते हुए शिक्षक क्या करता है, व्याख्या करता है। इसलिए इसे व्यास विधि की संज्ञा दी गई है। इस विधि में कविता के भाव रस भाषा के सभी पक्षों की व्याख्या के अतिरिक्त कविता के एक एक शब्द के विशिष्ट भाव को विस्तार से समझाया जाता है। दोस्तों, व्यास विधि के अंदर आपको यह याद रखना है कि व्यास विधि के अंदर जो भी हमारी कविता है उसका जो एक एक शब्द है उसको विस्तार से समझाया जाता है, उसके भाव को समझाया जाता है, उसके प्रसंग को समझाया जाता है, उसके संदर्भ को समझाया जाता है दोस्तों। तो मतलब कि कविता के हर एक शब्द को यहां पे विस्तार के साथ समझाया जाता है व्यास विधि के अंदर, जिससे छात्र कविता के भाव को ग्रहण करने में सफल होते हैं। मित्रों, अगर मैं यहां पे बैठा आपके सामने और एक एक यह क्या होता है, कविता क्या होती है, शिक्षण क्या होती है, की क्या होती है, विधि क्या होती है, एक एक चीज को विस्तार से समझाऊंगा तो आपको हर एक चीज है वो आसानी से याद हो जाएगी। यही चीज है कि जो व्यास विधि होती है इसके अंदर हर एक जो कविता का हर एक शब्द होता है उसको विस्तार से समझाया जाता है, जिससे छात्र है कविता का भाव ग्रहण आसानी से करते हैं और सफल हो जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या कहती है ये प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक स्वयं ही शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या, समीक्षा आदि को प्रस्तुत करता है और छात्र श्रोता मात्र रह जाते हैं। यह प्रणाली है ना, जो हमारी व्यास विधि है ना, इसके अंदर मित्रों जो शिक्षक होता है वही शब्द का अर्थ बताता है, वही भाव का अर्थ बताता है, वही व्याख्या करता है, वही उसकी समीक्षा करता है, सब कुछ शिक्षक ही करता है। सिर्फ जो छात्र होते हैं वो तो क्या है, सुनते हैं, श्रोता की तरह रह जाते हैं दोस्तों। इस प्रणाली का दोष यह है कि शिक्षक ही अपने भाषणों द्वारा छात्रों से सौंदर्य बोध एवं सौंदर्य अनुभूति की योग्यता प्रदान करने का प्रयत्न करता है। क्या दोष है कि इसके अंदर जो कार्य करना है, जो कुछ करना है वो शिक्षक करेगा, छात्र तो सिर्फ सुनेंगे। और सुनकर जो शिक्षक जितना प्रयत्न करता है उससे सुनकर जितना वो अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, और जो जितना प्रयास करते हैं सीखने का उतना ही करते हैं। मतलब क्या है कि छात्र इसके अंदर क्या रहते हैं, श्रोता की तरह सुनने वाले ही रहते हैं। आगे देखिए, पर यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि शिक्षक का भाषण है कि कितना ही मधुर और प्रभावपूर्ण क्यों ना हो, जो शिक्षक है उसका भाषण कितना ही मधुर, कितना ही प्रभावपूर्ण क्यों ना हो, और छात्र थोड़ी देर के लिए उससे भावमग्न और विभोर क्यों ना हो जाए। शिक्षक अगर भाषण दे रहा है तो छात्र चाहे कितने ही भावमग्न, कितने ही उससे विभोर क्यों ना हो जाए। आगे देखते हैं, पर छात्रों के सक्रिय सहयोग न करने से और पाठ विकास में उनके भाग न लेने से उनमें स्वतंत्र रूप से काव्य रसास्वादन की क्षमता नहीं उत्पन्न हो पाती है और न ही विवेचन की शक्ति विकसित हो पाती है। समझिए दोस्तों, व्यास विधि क्या कहना चाहती है।
शॉर्ट में समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि लंबा वीडियो खींचने से हमें मतलब नहीं है। व्यास विधि के अंदर हम बात करें कि किसी शब्द का अर्थ बताना है, किसी का भावार्थ बताना है, या किसी शब्द की व्याख्या करनी है, तो यह सब कार्य शिक्षक करता है, जबकि छात्र है वो उसको सुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्र तो क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए, जो कुछ करना है शिक्षक को करना है। तो ऐसी स्थिति में छात्रों के जो ग्रहण करने की क्षमता है वो कुछ समय के लिए रहेगी, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी, मतलब वो जब बहुत कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे व्यास विधि से। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट विधि की ओर मित्रों। नेक्स्ट है हमारी सैनिक विधि, आर्मी मेथड, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी आए हैं दोस्तों। देखते हैं क्या है सैनिक विधि। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कुछ समय पश्चात जब अमेरिका को भी उसमें सम्मिलित होना पड़ा, तो अपने सैनिकों को अन्य देशों में भेजने के लिए तैयार किया जाने लगा। समझिए दोस्तों, यह विधि कब आई? द्वितीय विश्व युद्ध के समय आई। इसका प्रारंभ कहां हुआ? अमेरिका में हुआ। और यही क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सैनिक विधि है इसका प्रारंभ या सूत्रपात कहां हुआ था? अमेरिका में हुआ था। उन दिनों विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले पेज-बोज, सफीर तथा ब्लूमफील्ड आदि विद्वानों ने सेना सामान्य प्रशिक्षण वर्गीकरण कार्यक्रम ASTP का प्रारंभ किया। क्या है ये ASTP? समझिए दोस्तों, ASTP सेना सामान्य प्रशिक्षण वर्गीकरण कार्यक्रम क्या होता है, क्या किया जाता है इसके अंदर, यह आपको नीचे मिलेगा दोस्तों। यहां पे देखिए, इस कार्यक्रम में 15-20 सैनिकों को मातृभाषा भाषी तथा भाषा वैज्ञानिकों के सहयोग से थोड़े समय में ही शिक्षण की संपूर्ण अवधि में भाषा के श्रवण तथा उच्चारण अनुकरण अभ्यास के वातावरण द्वारा काम चलाऊ भाषा अर्जन करा दिया जाता था। क्या करा दिया जाता था कि जो मातृभाषा के हैं और जो भाषा वैज्ञानिक है उनके सहयोग से जो सैनिक है 15-20 उनको श्रवण और उच्चारण, सुनने और बोलने की जो अभ्यास है उसका काम उनके पास करवा दिया था, उनको ज्ञात करवा दिया जाता था, जिससे कि वो अपना काम चला सकें। वो आसानी से जहां पर भी वो जाए वहां पर अपना काम है वो उतने भाषा से काम चला सके। ये इस आपकी आर्मी मेथड के अंदर करवाया जाता था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इस विधि में शिक्षक स्वाभाविक संवादों को स्वयं बोलकर या टेप रिकॉर्डर द्वारा टेप कर उसका पाठ सुनाता है। यह याद रखना है दोस्तों, टेप रिकॉर्डर द्वारा टेप करके या संवादों को स्वयं बोलकर। कौन सी विधि में? सैनिक विधि में। विद्यार्थी उसका अनुसरण एवं उच्चारण करते हैं, इसलिए इसे अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहते हैं। अनुकरण परिस्मरण विधि किसको कहते हैं? सैनिक विधि को। द्वितीय भाषा पर बल देने के कारण इसे सर्वे भाषा सेना विधि भी कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, उपनाम है दोनों, ये दोनों याद रखने, इनसे क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विधि की ओर। नेक्स्ट विधि है व्याख्यान विधि, बहुत इंपॉर्टेंट विधि। व्याख्यान विधि सर्वाधिक प्राचीन विधि है दोस्तों, जो वर्तमान में सर्वाधिक आलोचना किए जाने के उपरांत भी सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती है, प्रयोग की जाती है दोस्तों। सबसे प्राचीन विधि व्याख्यान विधि, सबसे आलोचना का शिकार हुई विधि व्याख्यान विधि, सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली विधि व्याख्यान विधि। समझिए दोस्तों, संभवतः यह प्रयोग में सरल, क्रमबद्ध व कम परिश्रम वाली होने के कारण ही व्याख्यान को नीरस मानने के बावजूद भी इसकी महत्ता कम नहीं हुई है। यह सरल भी है, क्रमबद्ध भी है और कम परिश्रम वाली विधि है, जिसके कारण ही आज यह सबसे ज्यादा प्रयुक्त हो रही है। यह ज्ञान स्थानांतरण का उपयुक्त स्रोत है, यह केवल सृजनात्मक विधि है। जो व्याख्यान विधि है यह क्या है? यह सृजनात्मक विधि है दोस्तों। यह क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से सृजनात्मक विधि है व्याख्यान विधि। आगे चलते हैं दोस्तों, इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि इस विधि में अध्यापक ही केंद्र बिंदु होता है, केवल वही सक्रिय होता है, छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र होते हैं दोस्तों। क्योंकि व्याख्यान विधि में जितना भाषण देना है वो अध्यापक को देना है, छात्रों को तो सिर्फ सुनना रहता है दोस्तों। आगे देखते हैं व्याख्यान विधि के पद। कितने पद है दोस्तों? व्याख्यान विधि के 5 पद है। पहला पद क्या है? विषय वस्तु एवं प्रकरण निर्धारण करना। जो चीज हमें
जिस पर हमें भाषण देना है ना कक्षा के अंदर, उस विषय वस्तु या उस प्रकरण का निर्धारण करना। आगे दूसरा है शिक्षक द्वारा योजना निर्माण। शिक्षक खुद की योजना बनाएगा, योजना के अंदर वो क्या क्या करेगा वो देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना। कक्षा में जाएगा तो विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ते हुए उनसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या उसका निर्धारण किया जाएगा कि लास्ट कक्षा में विद्यार्थियों ने कितना ग्रहण किया है। उद्देश्यों का निर्धारण करना, फिर जब पता चल जाएगा कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान कितना है, फिर उद्देश्य है उनका निर्धारण किया जाएगा। पाठ्य वस्तु की रूपरेखा निर्माण करना, जो पाठ्य वस्तु है उसकी रूपरेखा बनाना और उचित जो उदाहरण है उनको स्थान प्रदान करना, ये किए जाएंगे दोस्तों जो योजना है उसके अंदर। तीसरा है अध्यापक द्वारा व्याख्यान देना एवं विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण करना। तीसरा इसका पद होता है अध्यापक है जो क्या करता है व्याख्यान देता है, और जो विद्यार्थी है वो क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। चौथा है सारांश का प्रस्तुतिकरण, जो क्या सार निकला, जो हमने भाषण दिया है उसका सार क्या निकला उसका प्रस्तुतिकरण। और पांचवा है मूल्यांकन, और सबसे अंत में किया जाता है उनका मूल्यांकन। दोस्तों ये होते हैं दोस्तों व्याख्यान विधि के पद। अब आगे हम चलते हैं व्याख्यान विधि के गुणों की ओर, और ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों व्याख्यान विधि के गुण। पहला गुण आपकी स्क्रीन पे है, ये कम खर्चीली तथा सरल विधि है तथा इसमें समय की बचत भी होती है। जो व्याख्या विधि है या व्याख्यान विधि है ये कम खर्चीली है, सरल है और समय की इसमें बचत होती है। दोस्तों इससे शिक्षक में श्रम की बचत, एक साथ कई छात्रों को एक साथ शिक्षण होती है। यानी श्रम की बचत कैसे होती है कि एक साथ बहुत सारे छात्रों को इससे अध्ययन करवाया जा सकता है। तथ्यात्मक ज्ञान एवं ऐतिहासिक विवेचना हेतु सर्वोत्तम है। जैसे किसी की जीवनी या किसी की आत्मकथा पढ़ानी हो तो उसके लिए यह सर्वोत्तम विधि होती है। दोस्तों नेक्स्ट है सरल, संक्षिप्त तथा तीव्र गति से चलने वाली विधि है। सरल है, संक्षिप्त है और तीव्र गति से चलने वाली विधि है, जिसमें कम समय के अंदर अधिक ज्ञान इससे दिया जा सकता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, मतलब प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह उपयोगी नहीं है दोस्तों, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आगे देखते हैं व्याख्यान विधि के दोष, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं दोस्तों। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, छात्र निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं, अर्थात यह बाल केंद्रित न होकर शिक्षक केंद्रित विधि है। दोस्तों यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है और इससे सीधा क्वेश्चन आया था व्याख्यान विधि है मनोवैज्ञानिक अमनोवैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो क्या है अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं और शिक्षक है वो सक्रिय रहता है और शिक्षक केंद्रित विधि है। यह केवल स्मृति केंद्रित है, इसमें निरीक्षण शक्ति की अवहेलना की जाती है। कौन से विधि के अंदर निरीक्षण शक्ति की अवहेलना की जाती है? व्याख्या विधि में। छात्रों में मौलिकता का विकास नहीं करती तथा करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना करती है। यह भी याद रखना है, व्याख्या विधि करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना करती है। केवल व्याख्यान सुनने मात्र से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह आप सभी को पता है दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनुपयोगी विधि है, यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या है? अनुपयोगी विधि है दोस्तों। यह थी हमारी व्याख्या विधि। अब आगे चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट की ओर, दल शिक्षण विधि की ओर। दल शिक्षण विधि क्या कहती है? इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ था और यही क्वेश्चन आया था कि दल शिक्षण पद्धति का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ? अमेरिका में। कौन से विश्वविद्यालय में? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। दल शिक्षण अनुदेशन वातावरण उत्पन्न करने की प्रविधि है। यह दल शिक्षण विधि है ना, यह अनुदेशन वातावरण, शिक्षण का अनुदेशन वातावरण है वो उत्पन्न करने की विधि है। इसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपने कौशल तथा शिक्षण योजना को छात्रों के एक समूह को शिक्षण प्रदान किया जाता है। दल शिक्षण, इसमें छात्रों का भी एक समूह होता है और शिक्षकों का भी एक समूह होता है जो छात्रों को क्या देता है? ज्ञान देता है। दल शिक्षण जिसमें शिक्षकों का भी समूह होगा, याद रखना है आपको दोस्तों, जिसमें लचीली शिक्षण योजना प्रयोग में ली जाती है जो किसी विशिष्ट अनुदेशन की आवश्यकता अनुसार बदली भी जा सकती है। इस विधि को समूह शिक्षण सहकारिता शिक्षण विधि भी कहा जाता है और यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
यह चीज याद रखनी है यहां पे। समूह शिक्षण या सहकारिता शिक्षण विधि कौन सी? दल शिक्षण विधि। याद इतना रखना है, दल शिक्षण विधि जैसे ही आए कि दल शिक्षण विधि के अंदर छात्रों के समूह के साथ शिक्षकों का भी समूह होता है जो छात्रों को ज्ञान देता है। यहां पे एक परिभाषा भी आएगी आपके सामने जो बहुत बार आई हुई है। डेविड वारविक के अनुसार दल शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों एवं दक्षता के अनुरूप एक ही कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं। समझे क्या कहा था डेविड वारविक ने? इस विधि की संपूर्ण जानकारी इस परिभाषा में है मित्रों। कई शिक्षक होते हैं इस विधि में, एक ही कक्षा में कई शिक्षक, वो अपने अनुरूप जिसके अंदर स्रोत, अभिरुचियां, दक्षता के अनुरूप वो जो कक्षा है उसमें शिक्षण कार्य करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दल शिक्षण के सोपान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके नाम से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से दल शिक्षण का सोपान कौन सा नहीं है दोस्तों? पहला है हमारा योजना निर्माण, दूसरा है योजना क्रियान्वयन और तीसरा है योजना परीक्षण। योजना का निर्माण किया जाता है, फिर योजना की व्यवस्था या योजना का क्रियान्वयन किया जाता है और अंत में योजना का मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है। ये तीन ही सोपान है दोस्तों। इस पद्धति में दो या दो से अधिक शिक्षक शिक्षण में कार्यरत रहते हैं, अतः कुछ शिक्षा विधि से सहयोगी शिक्षण भी कहते हैं। सहयोगी शिक्षण विधि दल शिक्षण विधि को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, दल शिक्षण विधि के उद्देश्य क्या है? शिक्षक की क्षमता का अधिकतम उपयोग तथा शिक्षण स्तर में सुधार, इसकी व्यवस्था निम्न रूपों की जा सकती है। ये याद रखना दोस्तों, जो दल शिक्षण विधि है इसके अंदर जो शिक्षक की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाता है, उसके स्तर, जो शिक्षण का स्तर है उसमें इससे सुधार किया जाता है। कैसे किया जा सकता है? एक विभाग में शिक्षकों का दल, एक ही विभाग के शिक्षकों का दल बनाया जा सकता है, या विभिन्न संस्थाओं के एक ही विभाग के शिक्षकों का दल। एक तो एक ही संस्था के जो एक ही विभाग के शिक्षक है उनका दल बनाकर कक्षा ली जा सकती है। एक विभिन्न संस्थाओं के एक ही विभाग के शिक्षक है उनका दल बनाकर कक्षा ली जा सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस पद्धति में शिक्षण में सम्मिलित शिक्षक पूर्व में आपस में मिलकर योजना तैयार करते हैं। योजना में यह तय किया जाता है कि किस प्रकार शिक्षक को क्या कार्य करना होगा, वह किस समय करना होगा। जो दल शिक्षण है उसके अंदर शिक्षक पहले से अपनी योजना है वो निर्धारित कर लेते हैं और योजना में यह निर्धारित करते हैं कि कौन से शिक्षक को किस समय क्या चीज है वहां पर बोलनी है, वहां पर पढ़ानी है दोस्तों। लेकिन इसमें कई सारे शिक्षकों का दल होने से शिक्षकों का आपस में सहयोग करना मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्तों दल शिक्षण में यह बात उठी थी कि दल शिक्षण में एक शिक्षक दूसरे शिक्षक का सहयोग कर सकता है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे शिक्षक होते हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी शिक्षक दूसरे शिक्षक का सहयोग नहीं कर पाता है। अब चलते हैं दोस्तों हमारी इस वीडियो की अंतिम शिक्षण विधि की ओर। दोस्तों इस वीडियो की अंतिम शिक्षण विधि है ये अनुकरण विधि। बहुत सिंपल है दोस्तों, अनुकरण नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अनुकरण विधि क्या होती है। देखते हैं दोस्तों, बालकों के समक्ष अध्यापक कोई रचना प्रस्तुत करता है तथा उसी के समान अन्य रचना करने को कहता है। जब मैं अध्यापक हूं, आप मेरे सामने हो, तो मैंने कोई रचना आपके सामने प्रस्तुत की, फिर मैं आपसे बोल दूंगा कि ऐसी ही रचना आप प्रस्तुत करो। आप क्या करोगे? अपने चिंतन, मनन और स्वयं विवेक से उसके समान रचना करते हैं। तो यही क्या होता है? अनुकरण होता है दोस्तों। समझ गए? मैंने रचना की, फिर बोला कि ऐसी रचना आप बनाओ, आपने अपने विवेक से वैसी ही रचना बनाई, तो ये क्या हो गया? अनुकरण हो गया दोस्तों, जैसे का तैसा। आगे देखते दोस्तों, अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी शिक्षण विधि है। अनुकरण विधि है वो कौन से स्तर की है? प्राथमिक स्तर की। इस विधि में बालक लेखन के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से तथा रचना के माध्यम से अनुकरण करता है। लेखन का भी अनुकरण किया जाता है, उच्चारण का भी अनुकरण किया जाता है और रचना का भी अनुकरण किया जाता है। यह प्रणाली माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना एवं वाचन कौशलों को विकसित करने के लिए उपयोगी है दोस्तों। रचना विधि या अनुकरण विधि दोस्तों जो विधियां थी उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब आगे जो नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा, उसके अंदर हम देखेंगे हिंदी के पद्य शिक्षण की, गद्य शिक्षण की विधियां।
बाकी हम आगे जैसे वीडियो में बढ़ेंगे तो कहानी शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं, वो आगे हम देखते जाएंगे दोस्तों। एक बार कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।